क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, फिर भी खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और हर सुबह उठने के लिए उनके पास एक मजबूत कारण होता है। दुनिया में बहुत से लोग 30 से 40 की उम्र में ही थक जाते हैं, काम बोझ लगने लगता है, जिंदगी में दिशा नहीं मिलती और हर दिन बस किसी तरह निकल जाता है। लेकिन जापान के ओकिनावा नाम की जगह पर लोग 100 साल तक जीते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वे सिर्फ लंबी जिंदगी ही नहीं जीते, बल्कि खुश, स्वस्थ और सक्रिय भी रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बेहद प्रसिद्ध किताब इकिगाई में, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने लिखा है। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इसका मतलब है जीने का कारण, या वह वजह जिसके लिए आप हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढ ले, तो वह न सिर्फ ज्यादा खुश रहता है, बल्कि ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ भी जी सकता है। इस किताब में लेखक जापान के ओकिनावा द्वीप पर गए, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनियंस यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने इन लोगों से बातचीत की, उनकी जीवन शैली को समझा और यह जाना कि आखिर उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य क्या है। और जो बातें सामने आईं, वे हमारी पूरी सोच बदल सकती हैं। इकिगाई हमें बताता है कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने या काम करने का नाम नहीं है। असली खुशी तब मिलती है जब हम चार चीजों के बीच संतुलन बना लेते हैं। पहली, वह काम जो हमें पसंद है। दूसरी, वह काम जिसमें हम अच्छे हैं। तीसरी, वह काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथी, वह काम जिसके लिए हमें पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वहीं पैदा होता है हमारा इकिगाई। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इन चारों में से सिर्फ एक या दो चीजों पर ध्यान देते हैं। कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, कोई सिर्फ अपने शौक के पीछे, और इसी वजह से जिंदगी अधूरी लगने लगती है। इकिगाई की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात से होती है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के बुजुर्ग लोग रिटायर्ड नहीं होते। उनके लिए रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वे 90 साल की उम्र में भी कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई लोगों से बातचीत करता है, कोई छोटे छोटे काम करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जीने का एक कारण है। उनके पास उनका इकिगाई है। जब इंसान के पास जीने का कारण होता है, तो वह सुबह उठने के लिए अलार्म का इंतजार नहीं करता। उसका मन खुद उसे उठाता है। जैसे एक कलाकार को पेंटिंग बनाने में खुशी मिलती है, एक शिक्षक को पढ़ाने में, एक लेखक को लिखने में, एक किसान को अपनी फसल उगाने में। यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे जिंदगी का असली मकसद बन जाती हैं। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि जिंदगी का मकसद किसी एक बड़ी चीज को हासिल करना नहीं है, बल्कि हर दिन छोटी छोटी खुशियों को जीना है। वे जल्दी नहीं भागते, वे तनाव में नहीं रहते, वे हर दिन को एक अवसर की तरह जीते हैं। और यही उनकी लंबी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन सवाल यह है, अगर इकिगाई इतना महत्वपूर्ण है, तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का इकिगाई क्यों नहीं ढूंढ पाते? असल में हमारी जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि हम रुककर खुद से यह सवाल ही नहीं पूछते कि मुझे सच में क्या करना पसंद है। हम स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि क्या यह वही जीवन है जो हम सच में जीना चाहते हैं। इकिगाई की यात्रा यहीं से शुरू होती है, खुद को समझने से। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि आपकी असली रुचि क्या है। वह कौन सा काम है जिसे करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता? वह कौन सा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी करना पसंद करेंगे? क्योंकि अक्सर हमारा इकिगाई उसी जगह छुपा होता है जहां हमारा दिल सबसे ज्यादा खुश होता है। लेकिन सिर्फ पसंद काफी नहीं है। कई लोग कहते हैं, मुझे गाना पसंद है या मुझे पेंटिंग पसंद है, लेकिन इकिगाई सिर्फ शौक नहीं है। इकिगाई वह जगह है जहां आपका शौक, आपकी काबिलियत, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई, ये चारों एक साथ मिलते हैं। और यही वह बिंदु है जहां इंसान को असली संतुष्टि मिलती है।
लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को बहुत बड़े सपनों में नहीं ढूंढते। उनका इकिगाई अक्सर बहुत साधारण होता है। किसी के लिए सुबह दोस्तों के साथ चाय पीना ही इकिगाई है। किसी के लिए अपने पौधों की देखभाल करना, किसी के लिए अपने पड़ोसियों की मदद करना। उनके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि खुश रहना है। और शायद यही कारण है कि वे दुनिया के सबसे खुश और सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में शामिल हैं। लेकिन इकिगाई की असली कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि सिर्फ अपना इकिगाई ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है, ऐसी कौन सी आदतें और जीवन शैली हैं जो हमें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करती हैं। और ओकिनावा के लोग इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाते हैं, यही हम आगे समझने वाले हैं। अब सवाल आता है कि अगर इकिगाई इतना ताकतवर है, तो ओकिनावा के लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जीते हैं। सिर्फ एक उद्देश्य होना ही काफी नहीं है। उस उद्देश्य के साथ एक ऐसी जीवन शैली भी चाहिए जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रख सके। जब लेखक ओकिनावा के गांवों में लोगों से मिले तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। वहां के लोग कभी भी बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं रहते। उनकी जिंदगी में भाग दौड़ कम है, तनाव कम है, और वे हर काम को शांति और संतुलन के साथ करते हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भागना शुरू कर देते हैं। जल्दी ऑफिस पहुंचना है, जल्दी काम खत्म करना है, जल्दी पैसे कमाने हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग ऐसा नहीं करते। वे जीवन को एक दौड़ की तरह नहीं देखते, बल्कि एक यात्रा की तरह देखते हैं। और यही सोच उन्हें मानसिक रूप से शांत रखती है। इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण जापानी सिद्धांत बताया गया है, हारा हचिबू। इसका मतलब है, जब आपका पेट 80% भर जाए, तब खाना बंद कर दें। हम में से ज्यादातर लोग तब तक खाते हैं जब तक पेट पूरी तरह भर न जाए। कई बार तो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग बहुत ही संतुलित मात्रा में खाना खाते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं, और पेट के पूरी तरह भरने से पहले ही खाना रोक देते हैं। इसी वजह से उनका शरीर हल्का रहता है, पाचन अच्छा रहता है, और उम्र बढ़ने के बावजूद वे स्वस्थ रहते हैं। उनकी डाइट भी बहुत अलग होती है। वे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते। उनकी थाली में ज्यादातर प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे सब्जियां, फल, सोया, चावल और हल्का खाना। और सबसे खास बात, वे खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए खाते हैं। खाना उनके लिए एक सामाजिक गतिविधि भी है। दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर खाना खाना उनके जीवन का हिस्सा है। और यहीं से आता है एक और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट, मोई। मोई का मतलब है एक छोटा सा सोशल ग्रुप। ओकिनावा में लोग बचपन से ही अपने कुछ दोस्तों के साथ एक समूह बना लेते हैं। ये दोस्त सिर्फ साथ घूमने के लिए नहीं होते, बल्कि जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर किसी को परेशानी हो, तो पूरा मोई उसकी मदद करता है। अगर किसी को आर्थिक जरूरत हो, तो दोस्त मिलकर मदद करते हैं। अगर कोई दुखी हो, तो सब मिलकर उसे संभालते हैं। यानी वहां लोग अकेले नहीं जीते। उनकी जिंदगी में गहरे रिश्ते होते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग आर्थिक रूप से सफल हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अकेले हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग जानते हैं कि खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है। इंसान को अच्छे रिश्तों की भी जरूरत होती है। मोई की वजह से उनके पास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनसे वे दिल की बात कर सकते हैं, और यही चीज उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। लेकिन सिर्फ खाना और रिश्ते ही उनकी लंबी जिंदगी का कारण नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण आदत है लगातार सक्रिय रहना। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन उनका शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। वे बागवानी करते हैं, घर के छोटे छोटे काम खुद करते हैं, चलकर बाजार जाते हैं। यानी उनका शरीर दिन भर हल्की हल्की गतिविधियों में लगा रहता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस में बैठना, घर आकर मोबाइल देखना, और फिर सो जाना। लेकिन इंसान का शरीर इस तरह की जिंदगी के लिए बना ही नहीं है। हमारा शरीर चलने, काम करने और सक्रिय रहने के लिए बना है।
ओकिनावा के लोग इस बात को बिना किसी साइंटिफिक थ्योरी के भी समझते हैं, इसलिए वे खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी है। वे व्यस्त इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें मजबूरी है। वे व्यस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। एक 90 साल की महिला से जब लेखक ने पूछा कि आप इतनी उम्र में भी रोज बागवानी क्यों करती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि यही मेरा इकिगाई है। ये जवाब बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। जब इंसान वह काम करता है जो उसे सच में पसंद है, तो वह थकता नहीं है। उसका काम ही उसकी ऊर्जा बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया में एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है। वे सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। धीरे धीरे यह काम उनके लिए तनाव का कारण बन जाता है, और यही तनाव उनकी खुशी और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इकिगाई की फिलॉसफी कहती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सही संतुलन बना लें, तो काम बोझ नहीं, बल्कि खुशी का स्रोत बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक और चीज समझनी होगी। वह है फ्लो। फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। जैसे कोई संगीतकार संगीत बनाते समय दुनिया भूल जाता है। कोई खिलाड़ी खेलते समय पूरी तरह उस पल में जीता है। कोई लेखक लिखते समय घंटों का समय भूल जाता है। यह स्थिति ही फ्लो कहलाती है, और अक्सर हमारा इकिगाई हमें इसी फ्लो की स्थिति में ले जाता है। लेकिन सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में ऐसा काम कैसे ढूंढें जो हमें फ्लो में ले जाए? कैसे पता चले कि हमारा असली इकिगाई क्या है? और अगर हमें अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है, तो हम उसे कैसे खोज सकते हैं? इसी खोज की शुरुआत हम आगे करने वाले हैं। अब तक हमने समझा कि ओकिनावा के लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं। उनका संतुलित खाना, मजबूत रिश्ते और हमेशा सक्रिय रहने की आदत। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर इकिगाई इतनी महत्वपूर्ण चीज है, तो हम अपनी जिंदगी का इकिगाई कैसे ढूंढें? क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में यही नहीं जानते कि उन्हें सच में करना क्या है। वे बस भीड़ के साथ चलते रहते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी और फिर वही रोज का रूटीन। लेकिन इकिगाई की खोज इसके बिल्कुल उलट है। ये बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि अपना इकिगाई ढूंढने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण सवाल खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल, आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? ये वह काम है जिसे करते समय आपको खुशी मिलती है, जिसे करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता। शायद वह लिखना हो सकता है, पढ़ाना हो सकता है, किसी समस्या को हल करना हो सकता है, या लोगों की मदद करना हो सकता है। लेकिन सिर्फ पसंद होना ही काफी नहीं है। इसलिए आता है दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास क्षमता होती है। किसी को लोगों से बात करने में महारत होती है, किसी को चीजों को समझाने में, किसी को डिजाइन करने में, किसी को चीजें बनाने में। जब आपका शौक और आपकी काबिलियत एक साथ मिलते हैं, तो वह एक मजबूत दिशा बन जाती है। लेकिन अभी भी इकिगाई पूरा नहीं हुआ है। तीसरा सवाल है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? क्योंकि अगर आपका काम सिर्फ आपको ही खुशी दे, लेकिन दूसरों के लिए उसका कोई मतलब ना हो, तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इकिगाई वह जगह है जहां आपका काम दूसरों के जीवन में भी कुछ मूल्य जोड़ता है। जैसे एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, बल्कि किसी को नई जिंदगी दे सकता है। एक कलाकार लोगों को प्रेरणा दे सकता है। और अब आता है चौथा सवाल, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? क्योंकि जीवन में आर्थिक संतुलन भी जरूरी है। अगर आपको अपने काम से कमाई नहीं होगी, तो लंबे समय तक उसे जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। जब ये चारों चीजें, आपकी पसंद, आपकी काबिलियत, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई, एक जगह मिलती है, तब पैदा होता है आपका असली इकिगाई। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें अचानक कोई बड़ा सपना मिलेगा और वही उनका इकिगाई बन जाएगा। लेकिन
असलियत इससे बिल्कुल अलग है। इकिगाई अक्सर छोटी-छोटी चीजों से शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोगों ने कभी भी अपने इकिगाई को बहुत बड़ा लक्ष्य बनाकर नहीं देखा। उन्होंने बस वही काम करना जारी रखा जो उन्हें पसंद था। धीरे धीरे वही काम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और यही चीज हमें एक और महत्वपूर्ण जापानी सिद्धांत तक ले जाती है, काइजन। काइजन का मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करना। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, लेकिन अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो कुछ सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। मान लीजिए किसी को लिखना पसंद है। अगर वह हर दिन सिर्फ 20 मिनट लिखना शुरू करे तो कुछ महीनों में उसकी लेखन क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर किसी को फिट रहना है तो उसे पहले दिन 2 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकता है। धीरे धीरे यही छोटी आदतें बड़ी ताकत बन जाती हैं। और यही काइज़ेन का जादू है। लेकिन इकिगाई की खोज में एक और बहुत बड़ी बाधा होती है। वह है डर। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना पसंद है, लेकिन वे उसे शुरू करने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें डर होता है कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन ओकिनावा के लोग इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जीवन को बहुत सरल तरीके से देखते हैं। वे परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते। वे बस लगातार करते रहते हैं। और यही निरंतरता उन्हें मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इकिगाई सिर्फ काम के बारे में नहीं है, यह जीवन जीने के तरीके के बारे में भी है। ओकिनावा के लोग सिर्फ अपने काम में ही संतुलन नहीं रखते, बल्कि अपने दिमाग को भी शांत रखते हैं। वे ज्यादा तनाव नहीं लेते। वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं। सुबह की धूप, दोस्तों के साथ बातचीत, प्रकृति के बीच समय बिताना, इन छोटी छोटी चीजों में ही उन्हें असली खुशी मिलती है। और शायद यही कारण है कि उनकी जिंदगी में संतोष ज्यादा है। लेकिन इकिगाई की फिलॉसफी में एक और गहरा रहस्य छुपा है। एक ऐसा मानसिक सिद्धांत जो हमें न सिर्फ खुश बनाता है, बल्कि हमारे काम को भी आनंदमय बना देता है। इस सिद्धांत को समझने के बाद काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल जैसा महसूस होता है। और यही वह जगह है जहां हम फ्लो को और गहराई से समझते हैं। क्योंकि जब इंसान फ्लो की स्थिति में पहुंचता है, तब वह अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है। और यही वह पल होता है जब इंसान अपने इकिगाई के सबसे करीब होता है। लेकिन फ्लो की इस स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है, और क्यों बहुत कम लोग इस अनुभव को महसूस कर पाते हैं, यही हम आगे समझने वाले हैं। अब तक हमने इकिगाई को समझने की कोशिश की, उसका मतलब, उसकी खोज और वह 4 महत्वपूर्ण सवाल जो हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने में मदद करते हैं। लेकिन अब हम उस चीज पर आते हैं जो इकिगाई को सच में जीवंत बनाती है। वह है फ्लो। फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का बिल्कुल एहसास नहीं रहता। घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपने शायद यह अनुभव कभी ना कभी जरूर किया होगा। जब आप कोई पसंदीदा काम कर रहे होते हैं, जैसे ड्राइंग, गेम खेलना, गाना गाना, लिखना या कोई समस्या हल करना, तब आप पूरी तरह उसी काम में खो जाते हैं। उस समय ना आपको भूख का ध्यान रहता है, न समय का। बस वही काम, वही पल, यही फ्लो है। इकिगाई की फिलॉसफी के अनुसार जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमें चुनौती भी देता है और खुशी भी देता है, तब हम फ्लो की स्थिति में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण संतुलन होता है। अगर कोई काम बहुत आसान है तो हमें बोरियत महसूस होती है। अगर कोई काम बहुत मुश्किल है तो हमें तनाव महसूस होता है। फ्लो तब आता है जब चुनौती और हमारी क्षमता दोनों बराबर स्तर पर हो। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ बहुत आसान चीजें करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपको बोरियत होने लगेगी। लेकिन अगर आप अचानक बहुत जटिल एडिटिंग करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे थोड़ा कठिन काम करना शुरू करें, अपनी क्षमता बढ़ाते जाएं, तो आप उस संतुलन तक पहुंच जाते हैं जहां काम न बहुत आसान लगता है और न बहुत मुश्किल।
यही वह जगह है जहां फ्लो पैदा होता है। और जब कोई इंसान बार बार फ्लो की स्थिति में पहुंचता है, तो उसका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह एक आनंद बन जाता है। लेकिन आधुनिक जीवन में एक बड़ी समस्या है, हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले मैसेज, ये सारी चीजें हमारे ध्यान को बार बार तोड़ देती हैं। और जब ध्यान बार बार टूटता है, तो हम कभी भी फ्लो की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। ओकिनावा के लोग इस मामले में हमसे बहुत अलग हैं। उनकी जिंदगी में इतनी डिजिटल बाधाएं नहीं हैं। वे जब कोई काम करते हैं, तो पूरे मन से करते हैं। अगर वे बागवानी कर रहे हैं, तो उनका पूरा ध्यान उसी पर होता है। अगर वे खाना बना रहे हैं, तो वे उसी पल को जीते हैं। यही कारण है कि उनका मन ज्यादा शांत रहता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को सरल बनाना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हम बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ संभालने की कोशिश करते हैं। कई काम, कई लक्ष्य, कई जिम्मेदारियां। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा चीजों में उलझ जाते हैं, तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। इकिगाई की फिलॉसफी कहती है कि हमें अपनी जिंदगी को सरल बनाना चाहिए। कम चीजें, लेकिन ज्यादा गहराई। कम काम, लेकिन पूरा ध्यान। और यही गहराई हमें फ्लो के करीब ले जाती है। लेकिन इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लचीलापन। जिंदगी हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंधला। लेकिन जिन लोगों ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया होता है, वे मुश्किल समय में भी टूटते नहीं हैं। क्योंकि उनका काम सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं होता, वह उनके जीवन का अर्थ होता है। इसलिए वे मुश्किल समय में भी उस रास्ते पर बने रहते हैं। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के बुजुर्गों ने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखे हैं। युद्ध, गरीबी, आर्थिक संघर्ष। लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन के प्रति अपना सकारात्मक नजरिया नहीं खोया। वे हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के साथ जुड़े रहे। और यही उद्देश्य उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता रहा। लेकिन इकिगाई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि जीवन में उद्देश्य के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, खुशी। और ये खुशी हमें हमेशा बड़ी उपलब्धियों से नहीं मिलती। अक्सर ये छोटी छोटी चीजों से आती है। सुबह की ताजी हवा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, परिवार के साथ बिताया गया समय, एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन। ओकिनावा के लोग इन छोटी खुशियों को बहुत महत्व देते हैं। वे जीवन को बहुत जटिल नहीं बनाते। वे हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी उम्र भले ही 90 या 100 साल हो जाए, लेकिन उनका मन अभी भी जवान रहता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या इकिगाई सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? या फिर हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में इकिगाई को खोज सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम धीरे धीरे अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान सकें? और अगर हमें अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? यही हम आगे समझने वाले हैं। अब तक हमने इकिगाई के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। जीवन का उद्देश्य, फ्लो की अवस्था, छोटी छोटी खुशियों की ताकत और संतुलित जीवन शैली। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर हमें अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग यह सोचकर ही रुक जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मेरा इकिगाई क्या है। लेकिन इकिगाई अचानक मिलने वाली कोई चीज नहीं है। यह एक यात्रा है। और यह यात्रा शुरू होती है छोटे छोटे प्रयोगों से। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने अंदर की जिज्ञासा को जगाना होगा। नई चीजें सीखना शुरू करें, नई गतिविधियों को आजमाएं। कभी कभी हमारा असली जुनून हमें तब मिलता है जब हम किसी ऐसी चीज को करते हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को यह लग सकता है कि उसे सिर्फ नौकरी ही करनी है। लेकिन जब वह लिखना शुरू करता है, या वीडियो बनाना शुरू करता है, या किसी को सिखाना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि यही वह काम है जो उसे सच में खुशी देता है। इसलिए इकिगाई की खोज में पहला कदम है कोशिश करना।
दूसरा कदम है धैर्य रखना। आज की दुनिया में हम सब जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन इकिगाई धीरे धीरे सामने आता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट होने में भी समय लगता है। ओकिनावा के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यही धीरे धीरे उन्हें उनके इकिगाई के और करीब ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण आदत है जो उनकी जिंदगी में साफ दिखाई देती है। वह है सकारात्मक मानसिकता। वे अपनी जिंदगी को शिकायतों के साथ नहीं देखते। वे जो है उसी में संतोष ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, लेकिन वे समस्याओं को जीवन का हिस्सा मानते हैं। वे हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यही सोच उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग लगातार तनाव में रहते हैं। वे हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में छुपी होती है। अगर हम हर दिन को पूरी तरह जीना सीख जाएं, तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। और यही हमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत तक ले जाता है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरे ध्यान से सुने। जब आप काम कर रहे हो तो पूरी तरह उसी काम में डूब जाएं। आज की दुनिया में हम अक्सर एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं। खाना खाते समय, मोबाइल, काम करते समय, सोशल मीडिया, किसी से बात करते समय भी ध्यान कहीं और। लेकिन जब हमारा ध्यान बिखर जाता है, तो हम जीवन के असली अनुभवों को महसूस ही नहीं कर पाते। ओकिनावा के लोग इस मामले में हमसे बहुत अलग हैं। वे जीवन को धीरे धीरे जीते हैं। वे हर पल को महसूस करते हैं, और यही चीज उन्हें गहरी संतुष्टि देती है। लेकिन इकिगाई की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात है, समुदाय। जैसा कि हमने पहले मोआई के बारे में सीखा, ओकिनावा के लोग अकेले नहीं जीते। उनके पास ऐसे दोस्त और परिवार होते हैं जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। यह समर्थन उन्हें भावनात्मक ताकत देता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, लेकिन इकिगाई की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि इंसान सामाजिक प्राणी है। अच्छे रिश्ते, सच्ची दोस्ती और सहयोग, ये सब हमारी खुशी के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन अब हम इकिगाई की यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने समझा कि इकिगाई क्या है, इसे कैसे खोजा जा सकता है, और जीवन में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन इस किताब का असली संदेश सिर्फ इतना नहीं है। इसका सबसे गहरा संदेश यह है कि एक अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उद्देश्य भी हो, खुशी भी हो और संतोष भी। अब आखिरी हिस्से में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक को समझेंगे और देखेंगे कि अगर हम इकिगाई की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें, तो हमारी जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल सकती है। अब हम इकिगाई की इस यात्रा के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। पूरी किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य किसी एक बड़ी उपलब्धि में नहीं छुपा होता। ये छुपा होता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे काम में, हमारी आदतों में, हमारे रिश्तों में, और सबसे ज्यादा हमारे जीवन के उद्देश्य में। इकिगाई की फिलॉसफी हमें बताती है कि हर इंसान के अंदर एक कारण होता है जिसके लिए वह इस दुनिया में आया है। लेकिन उस कारण को ढूंढने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है। पूरी किताब के सफर को अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक, जीवन में एक उद्देश्य होना जरूरी है। ओकिनावा के लोग इसलिए लंबे समय तक खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास हर सुबह उठने का एक कारण होता है। उनके लिए जिंदगी सिर्फ समय बिताने का नाम नहीं है। वे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। दूसरा सबक, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमारा काम उस जगह होना चाहिए जहां हमारी पसंद, हमारी काबिलियत, दुनिया की जरूरत और हमारी कमाई, ये चारों एक साथ मिले। जब यह संतुलन बन जाता है, तब काम बोझ नहीं लगता।
वह हमारी पहचान बन जाता है। तीसरा सबक, छोटी छोटी आदतों की ताकत। ओकिनावा के लोग कोई बहुत कठिन नियम नहीं अपनाते। वे बस कुछ साधारण आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जैसे संतुलित भोजन करना, हाराहजिबू यानी पेट के 80% भरने तक खाना, हमेशा सक्रिय रहना, छोटी छोटी गतिविधियों में लगे रहना। ये छोटी आदतें ही उनकी लंबी उम्र का रहस्य बन जाती हैं। चौथा सबक, मजबूत रिश्तों की अहमियत। मोई जैसे सोशल ग्रुप्स की वजह से ओकिनावा के लोग कभी अकेले महसूस नहीं करते। उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल समय में उनका सहारा बनते हैं, और यही रिश्ते उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। पांचवां सबक, फ्लो की शक्ति। जब हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हम पूरी तरह डूब जाते हैं, तो काम बोझ नहीं लगता, वह आनंद बन जाता है। और अक्सर यही फ्लो हमें हमारे इकिगाई के सबसे करीब ले जाता है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, जीवन को सरल बनाना। आज की दुनिया में हम अक्सर बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि असली खुशी जटिलता में नहीं बल्कि सरलता में होती है। धीरे चलना, हर पल को महसूस करना, छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना, यही असली जीवन है। अगर हम इन सभी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू करें, तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है कि हमें तुरंत अपना इकिगाई ना मिले, लेकिन अगर हम खुद को समझने की कोशिश करते रहें, नई चीजें सीखते रहें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, तो एक दिन हमें वह रास्ता जरूर मिल जाएगा जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। और शायद यही इस किताब का सबसे सुंदर संदेश है। जिंदगी का मकसद सिर्फ लंबा जीना नहीं है। जिंदगी का मकसद है अर्थपूर्ण जीना। ऐसी जिंदगी जीना जिसमें उद्देश्य हो, जिसमें खुशी हो, और जिसमें हर सुबह उठते समय हमें यह महसूस हो कि आज का दिन भी जीने लायक है। यही है इकिगाई। अगर आपको यह समझ आ गया, तो आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका समझ लिया। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली कौन सी किताब की समरी आप देखना चाहते हैं।